Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। है डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। लोकसभा पास द डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 टू अमेंड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। अब चेंजेस क्या क्या लाए हैं? प्रिपरेशन ऑफ प्लान, ट्रांसफर्स डिजास्टर प्लान रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कमिटी टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। फिर एडिशनल फंक्शंस क्या है एनडीएमए और एसडीएमए के? Add certain functions at their respective levels like assess disaster risks, provide technical assistance, recommend relief guidelines. फिर state and national disaster database की बात करें तो will contain information on type and severity of disaster risks, allocation of funds. फिर urban disaster management authority की बात करेंगे तो bill empowers state government to constitute a separate urban disaster management authority for state capitals and cities with a municipal corporation. तो स्टेट कैपिटल और सिटीज़ के लिए अलग अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की बात हो रही है। बिल एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट एसडीआरएफ एंड डिफाइन इट्स फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ सर्विस। फिर नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी एंड हाई लेवल कमिटी। बिल प्रोवाइड स्टैट्यूटरी स्टेटस टू नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी एंड हाई लेवल कमिटी। एनसीएमसी का क्या काम होगा? विल फंक्शन एज अ नोडल बॉडी फॉर मेजर डिजास्टर्स, while HLC will provide financial assistance to state governments during disasters। ठीक है। फिर अपन देखेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहले एक हाई लेवल कमेटी की बात हुई है, 2005 वाले उसकी बात हुई है। वो क्या करेगा? फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा और मिटिगेशन फंड देगा। फिर स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो रहेगी वो रिव्यू प्लान करेगा, सेट गाइडलाइंस एंड रिकमेंड फंड्स। फिर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रहेगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा प्लान को और लोकल रिस्पॉन्सेस बताएगा। फिर नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स रहेगा, वो डिज़ास्टर रिस्पांस बताएगा और स्पेशलिस्ट टीम्स रहेंगी। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात करें तो प्लान का प्रिपरेशन करेगा और अप्रूव करेगा। फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात करें तो प्लान प्रिपरेशन एंड प्लान अप्रूवल। फिर एनडीएमए की बात करें तो रिव्यू प्लान, सेट गाइडलाइंस एंड रिकमेंड फंड्स। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बात करें जिसको स्टैट्यूटरी स्टेटस देने की बात हुई है, तो मेजर डिजास्टर्स और नेशनल रेमिफिकेशंस की बात करेगा वो। ठीक है। Now the next topic is MOEFCC Notified Environment Relief Fund Amendment Scheme। कौन सी स्कीम? Environment Relief Fund Amendment Scheme 2024। Notification amending the Environment Relief Fund Scheme 2008 has been issued in exercise of powers conferred under Section 7A। कौन से सेक्शन में? 7A of Public Liability Insurance Act के अंदर 1991 में Environment Relief Fund Scheme। Section 7A of PLIA provides establishment of Environment Relief Fund which is utilized for providing immediate relief to victims of accidents involving hazardous substances। की अमेंडमेंट्स में क्या क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी तो इट वेस्ट्स द एनवायरमेंट रिलीफ फंड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। फंड मैनेजर की बात होगी तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिप्लेसेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एज द फंड मैनेजर 5 साल के लिए विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2025। फिर डिसबर्समेंट की बात होगी तो फंड मैनेजर इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट shall develop and maintain an online portal and shall disburse amount as per the order of district collector or central government। फिर इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो ERF amount shall be invested appropriately in public financial institutions and saving accounts to ensure timely availability of funds। फिर restoration of environmental damage तो fund manager shall earmark the ERF funds for restoration of damage caused due to manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation, use,
collection, destruction, conversion, transfer of hazardous substances. The accounts of the relief fund shall be audited by an independent auditor general appointed by the central government from the panel approved by the comptroller and auditor general. तो कौन अप्रूव करेगा? CAG अप्रूव करेंगे, ठीक है। फिर रिलेटेड न्यूज़ में आते हैं तो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस अमेंडमेंट रूल्स 2024। तो MOEFCC notified public liability insurance amendment rules 2024 in exercise of the powers conferred by PLIA 1991। की अमेंडमेंट्स क्या क्या है इसमें? पर्सनस विद डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल कनेक्शन एंड इंटरेस्ट इन पब्लिक अफेक्टेड प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो क्लेम रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो इफेक्ट हुई है प्रॉपर्टी उसके लिए रिस्टोरेशन क्लेम कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ ERF टुवर्ड्स एनवायरमेंटल डैमेज रिस्टोरेशन। इंक्रीजेज इंश्योरेंस पॉलिसी कवरेज लिमिट टू ₹250 करोड़ फॉर सिंगल एक्सीडेंट और ₹500 करोड़ फॉर मल्टीपल एक्सीडेंट्स, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डैम सेफ्टी एक्ट ऑफ 2021। In a case, Supreme Court observed that National Committee on Dam Safety, as mandated under Section 5 of the Act, has not been constituted since its enactment, ठीक है। तो सेक्शन 5 के अंदर जो है वो अभी कंस्टिट्यूट नहीं हुई है एनेक्टमेंट के बाद से। कमिटी इज़ अ पार्ट ऑफ 4 टायर्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। 4 टायर्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का पार्ट है अंडर द एक्ट। It aims to prevent dam failure related disasters and to maintain standards of dam safety. It would be chaired by Central Water Commission chairperson and have representatives from the center and states and include 3 specialists. तो इसमें क्या होंगे? 3 स्पेशलिस्ट भी होंगे। अब डैम सेफ्टी के बारे में देख लेते हैं। पर्पस क्या है? प्रोवाइड फॉर सर्विलियंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्पेसिफाइड डैम फॉर प्रिवेंशन ऑफ डैम फेलियर रिलेटेड डिजास्टर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 4 टायर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। तो इसमें सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी और NCDS, और स्टेट लेवल पे है स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी एंड स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। फिर अदर डैम सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं इंडिया में? तो नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स बनाया गया है, कंपाइल्ड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल वाटर कमीशन। फिर डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट DRIP सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। फिर अदर में आएगा नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स, डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन धर्मा ऐप, ठीक है। फिर डैम्स इन इंडिया एंड एसोसिएटेड सेफ्टी कंसर्न को पढ़ लेते हैं। तो इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट डैम ओनिंग नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना और USA। तो सबसे पहले चाइना में, फिर 2nd USA में और 3rd इंडिया का रैंक आता है। 5000 के आसपास हमारे यहाँ लार्ज डैम्स हैं। अब की सेफ्टी कंसर्न्स क्या क्या है इंडिया में डैम से रिलेटेड? तो एजिंग डैम्स, ओवर 80% ऑफ द लार्ज डैम्स आर ऑलरेडी 25 ईयर्स ओल्ड। सेडिमेंटेशन की बात करते हैं तो सेडिमेंट एक्यूमुलेशन रिड्यूस कर देता है स्टोरेज कैपेसिटी को। और सीस्मिक रिस्क की बात करें तो अर्थक्वेक इंड्यूस्ड वल्नरेबिलिटीज़ फेस होती है, जैसे चांग डैम ड्यूरिंग 2001 भूज अर्थक्वेक, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा डैम वाला टॉपिक। फिर नेक्स्ट है रैट होल माइनिंग। 9 workers trapped in a flooded rat hole coal mine in उमरांगसो दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट आसाम। तो आसाम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में 9 लोग ट्रैप हो गए थे, 9 लोग फंस गए थे रैट होल माइनिंग में। तो ये माइनिंग मैकेनिज्म क्या है? इन्वॉल्व्स डिगिंग नैरो हॉरिजॉन्टल टनल्स, जैसे एकदम पतले पतले हॉरिजॉन्टल टनल्स डिग करते हैं 3 से 4 फीट हाइट पे। उनकी हाइट होती है 3 से 4 फीट। वेयर वर्कर्स ऑफन चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे एंटर एंड एक्सट्रैक्ट द कोल, इसलिए इनको रैट होल्स बोला गया है। एज ईच जस्ट फिट्स 1 पर्सन, एक ही इंसान घुस सकता है। और मोस्टली ये मेघालय में प्रैक्टिस की जाती है। रीजंस क्या क्या है इसके प्रेवलेंस के? नेचुरल फैक्टर्स, जो यहाँ पे क्या होता है, थिन कोल सिम्स मेक रेट होल माइनिंग मोर इकोनॉमिकल। पतली पतली कोल सिम होती है तो यहाँ पे यही वाली माइनिंग का मेथड यूज़ किया जाता है रेदर देन ओपन कास्ट माइनिंग। डिफ़िकल्ट टेरेन है और हाई कॉस्ट डिस्करेज कर देता है एडवांस ड्रिलिंग मेथड्स को। फिर गवर्नेंस फैक्टर्स की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के हिसाब से ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। लैंड ओनर्स आर कंसिडर्ड ओनर्स ऑफ मिनरल बेनीथ, तो लैंड ओनर्स है ना, उनको मिनरल्स का ओनर माना जाता है। एंड इट इज़ बिलीव दैट कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1973 डज नॉट अप्लाई टू दीज माइंस। लीगल स्टेटस की बात की जाए तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बैंड रैट होल माइनिंग इन मेघालय इन 2014, stating that it is unscientific and unsafe for workers. The ban was upheld by Supreme Court. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। फिर द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिज़ास्टर्स, उसमें हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 7.1 स्ट्रक तिब्बत इन हिमालयाज़, तो तिब्बत में स्ट्रक 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया।
The Himalayas remain one of the most seismically active zones with a history of significant earthquakes. ठीक है, Himalayan region falls primarily in seismic zone 4 and 5 of India's seismic zoning mapping prepared by Bureau of Indian Standards. It classifies India into 4 zones, 2, 3, 4, 5. Zone 5 is seismically most active region while Zone 2 is the least. तो Zone 2 least active और Zone 5 most active है. Why Himalayas are prone to frequent earthquakes? तो फर्स्ट है टेक्टोनिक कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट. तो एंशियंट टाइम से ये कोलिजन हो रहा है, कन्वर्जेंट बाउंड्री वाला रीजन है. फिर एक्टिव फॉल्ट लाइंस है जैसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट. फिर यंग माउंटेन रेंज है जो जियोलॉजिकली यंग है और स्ट्रक्चरली अनस्टेबल है. फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अर्थक्वेक के? हिमालयाज़ में लैंडस्लाइड और एवलेंचेज हो जाती है. ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो जाता है जो डिस्टेबलाइज कर देता है ग्लेशियल लेक्स को. फिर टेक्टोनिक अपलिफ्ट एंड फॉल्टिंग जिससे चेंजेस इन एलिवेशन इफेक्ट इकोसिस्टम्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स और कल्चरल एंड हेरिटेज लॉस्ट. तो ये मतलब इनको डैमेज हो जाता है. फिर नेक्स्ट है सुनामी रेडी विलेजेस. डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से सुनामी रेडी विलेजेस क्या है? तो विलेजेस इन ओडिशा कंसेप्चुअलाइज्ड बाय इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को एज सुनामी रेडी. सुनामी रेडी, ठीक है. तो उड़ीसा के विलेजेस की बात हो रही है. यूनेस्को IOC सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम. तो ये प्रोग्राम क्या है? It is a voluntary international community-based effort to bolster risk prevention and mitigation across global coastal zones. एम क्या है इसका? बिल्ड सुनामी रेजिलियंस थ्रू अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस स्ट्रैटेजीज. मेथोडोलॉजी की बात करें तो 12 प्रिपेयर्डनेस इंडिकेटर्स हैं फॉर कंसिस्टेंट इवैल्यूएशन. ठीक है. अब सुनामी की बात करते हैं तो सीरीज ऑफ इनॉर्मस वेव्स क्रिएटेड बाय एन अंडर वाटर डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय वायलेंट सी फ्लोर मूवमेंट. तो सुनामी कब आती है? अंडर वाटर डिस्टर्बेंस होता है सी फ्लोर मूवमेंट का वायलेंट सी फ्लोर मूवमेंट होता है एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, लावा एंटरिंग सी माउंट कोलैप्स और मीटेओराइट इम्पैक्ट. ठीक है, इन सब कारणों से. फिर सुनामी वेव्स एज दे अप्रोच द कोस्ट. तो जब कोस्ट के पास आती है तो देखो ये डायग्राम देखो, इससे काफ़ी क्लियर होगा. जब सुनामी वेव कोस्ट से दूर होती है तो उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है. पास आती तो वेवलेंथ कम होती जाती है और हाइट बढ़ती जाती है. देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि पहले हाइट इतनी थी, फिर बढ़ती गई, फिर बढ़ती गई, फिर बढ़ती गई, जिस जैसे कोस्ट में आती है. ठीक है. फिर फीचर्स ऑफ सुनामी वेव्स देखते हैं. तो नॉट नोटिस्ड बाय शिप्स इन डीप ओशियंस बिकॉज देयर एम्पलीट्यूड इज़ नेग्लिजिबल. देखो ये डायग्राम में देखो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना कम है. ठीक है. तो डीप ओशियंस में नोटिस नहीं की जाती क्योंकि एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है व्हेन कंपेयर्ड विद देयर वेवलेंथ. However, when tsunamis approach shallow water, wave amplitude increases. Their speed depends on ocean depth, not distance from the wave source. तो ओशन की डेप्थ के हिसाब से स्पीड डिपेंड करती है. ये नहीं फ़र्क पड़ता कि कितने दूर से ओरिजिनेट हो रही है. अब स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं सुनामी के प्रिपेयर्डनेस के लिए? तो ग्लोबली में देखते हैं. सबसे पहले यूनेस्को का IOC सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम है जो वॉलेंट्री इंटरनेशनल कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट है टू बॉल्स्टर रिस्क प्रिवेंशन अक्रॉस ग्लोबल कोस्टल जोन्स. फिर सुनामी यूनाइटेड प्रोग्राम है जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है यूनेस्को का टू इंक्रीज प्रिपेयर्डनेस. फिर ग्लोबल सुनामी अर्ली वार्निंग एंड मिटिगेशन प्रोग्राम है जो यूनेस्को का है, सपोर्ट करता है मेंबर स्टेट्स को इन असेसिंग सुनामी रिस्क, इम्प्लीमेंटिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स. फिर इंडिया के एफर्ट्स देखते हैं तो इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है स्टैब्लिश्ड एट इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद, इज़ नेशनल अथॉरिटी टू इशू सुनामी एडवाइजरीज. फिर डेवलपमेंट ऑफ ऐप्स एंड डिवाइसेज है. तो एग्जांपल जेमिनी डिवाइस है फॉर वार्निंग्स एंड अलर्ट्स इन सी. ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा. फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टैम्पेड. स्टैम्पेड कॉज्ड बाय ओवर क्राउडिंग एट तिरुपति. तो तिरुपति में स्टैम्पेड हो गया रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ लाइव्स. स्टैम्पेड क्या है? इम्पल्सिव मास मूवमेंट है ऑफ अ क्राउड दैट ऑफन रिजल्ट्स इन इंजरीज एंड डेथ्स ड्यू टू ट्रॉमेटिक एस्फेक्सिया. तो मतलब आप रेस्पिरेशन नहीं कर पाते उस टाइम और अदर इंजरीज भी हो जाती हैं. रिपोर्टेडली रिलीजियस गैदरिंग्स अकाउंटेड फॉर 79% ऑफ इंडिया स्टैम्पेड्स सिंस 1954 टू 2012. तो बोल रहे हैं कि 1954 से 2012 तक 79% जो स्टैम्पेड्स हुए हैं वो रिलीजियस गैदरिंग्स के कारण हुए इंडिया में. रीसेंट एग्जाम्पल्स इन 2024 के इंसिडेंट्स एट हथरस एंड कालकाजी टेम्पल. अब क्राउड मैनेजमेंट की बात करते हैं. तो हाईलाइट्स ऑफ द NDMA अथॉरिटी गाइडलाइंस ऑन क्राउड मैनेजमेंट. तो वो क्या क्या बोलते हैं? क्राउड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज एंड अरेंजमेंट की बात करते हैं. रिस्क असेसमेंट, ये हमारे ना मेंस का टॉपिक है बेसिकली, ये प्रीलिम्स में तो बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला. ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ मेंस. फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की, मेडिकल सर्विसेज की और ट्रैफिक मैनेजमेंट की. अब यहाँ पे ट्रिगर्स देख लो स्टैम्पेड के जो बॉक्स में दिए गए हैं. तो स्ट्रक्चरल लॉसेस हो सकते हैं, कोलैप्स ऑफ बैरिकेड्स, जब बैरिकेड्स ख़राब हो जाएंगे, स्लिपरी रोड्स होगी, डिफ़िकल्ट टेरेन होगा,
फायर कोड का वायलेशन होगा, एग्जाम्पल उपहार सिनेमा फायर इन 1997 ड्यू टू फायर कोड वायलेशंस। फिर मैनेजमेंट इश्यूज़ होंगे यदि ओवर क्राउडिंग होगी, अंडर डिप्लॉयमेंट ऑफ पर्सनल टू रेगुलेट क्राउड्स। फिर गवर्नेंस इश्यूज़ यदि कोऑर्डिनेशन गैप होगा बिटवीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और फायर सर्विसेज। फिर ह्यूमन साइकोलॉजी, जब अपन ऐसे सोचते रहते हैं ऐसा हो जाएगा और डरते हैं, वहाँ पे पैनिक करते हैं, पैनिक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वाइल्ड फायर। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, क्वेश्चन नंबर 1 वाइल्ड फायर के ऊपर, सवाना रीजन का। ठीक है, तो इनका एडाप्टेशन होता है, बस इतना ध्यान रखना, एडाप्टेशन मैकेनिज्म है। A 2023 study published in Journal Proceeding of National Academy of Sciences revealed that 10 of the largest California wildfires have occurred in the last 20 years. ठीक है, रीजन्स क्या है वाइल्ड फायर्स के? पहला है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। नियरली 85% ऑफ ऑल फॉरेस्ट फायर्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स आर स्टार्टेड बाय ह्यूमंस। तो जो 85% फॉरेस्ट फायर है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो किसने स्टार्ट किया? ह्यूमंस ने, आइदर डेलिबरेटली और एक्सीडेंटली, अकॉर्डिंग टू द यूएस फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, फिर ड्राई विंटर की बात करते हैं तो सिंस अक्टूबर सदर्न कैलिफोर्निया हैज़ रिसीव्ड नेग्लिजिबल रेन। तो अक्टूबर के बाद से सदर्न कैलिफोर्निया में बिल्कुल रेनफॉल नहीं हुई है। फिर सेंटा आना विंड्स की बात करते हैं तो दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अक्टूबर टू जनवरी ब्लो होती है प्रेशर डिफरेंस के कारण बिटवीन ग्रेट बेसिन, दैट इज़ एरिया बिटवीन रॉकी माउंटेन्स एंड सियरा नेवाडा इन यूएसए एंड कैलिफोर्निया के कोस्ट में। एज इट कम्स डाउन माउंटेन्स इट कंप्रेसेस एंड हीट्स अप। तो जैसे जैसे नीचे आती है तो कंप्रेस होती है और गर्म होती है, लीडिंग टू अ ड्रॉप इन ह्यूमिडिटी, मेकिंग वेजिटेशन ड्राई एंड प्रोन टू बर्निंग। ठीक है, फिर क्लाइमेट चेंज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर ओवर द ईयर्स हैज़ लेड टू वार्मर स्प्रिंग्स एंड समर्स। फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाइल्ड फायर्स क्या है? टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, इंटेंसिफाई क्लाइमेट चेंज, रिजल्ट इन लॉस ऑफ टिम्बर, बायोडाइवर्सिटी एंड हैव सीवियर इम्पैक्ट्स ऑन इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ एंड टूरिज्म। Wildfire also affects soil biome, organic matter and increases soil erosion. ठीक है, फिर देखते हैं हम रिलेटेड न्यूज़ में हाइड्रोक्लाइमेटिक whiplash. Experts attribute the severity of wildfire in USA to hydroclimatic whiplash, a phenomena intensified by climate change. तब ये हाइड्रोक्लाइमेट whiplash क्या होता है ये देखते हैं। रेयर मीटेरोलॉजिकल हाइड्रोक्लाइमेटिक वोलेटिलिटी कंडीशन है जहाँ पे एक्सट्रीमली वेट सीजन इज सक्सीडेड बाय एन एक्सट्रीमली ड्राई सीजन। मतलब जैसे एकदम ज़्यादा वेट हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और एकदम अचानक से ड्रॉट आ गया, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लाइमेटिक whiplash। इम्पैक्ट होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ हैजार्ड्स, जैसे फ्लैश फ्लड्स वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं, वाटर क्वालिटी इम्पैक्ट होती है और फूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट होती है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आते हैं केमिकल डिज़ास्टर की ओर। दिस ईयर मार्क्ड द कंप्लीशन ऑफ 40 ईयर्स टू भोपाल गैस ट्रेजिडी। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजिडी के 40 ईयर्स हो गए। अब भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑन 3 दिसंबर 1984 हाईली टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी फ्रॉम अ पेस्टिसाइड प्लांट ओन्ड बाय यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से पेस्टिसाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीकेज हुआ था। इवन आफ्टर 4 डिकेड्स ऑफ ट्रेजिडी हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट रिमेन ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ UCIL. It was India's first major chemical और industrial disaster. अदर केमिकल डिज़ास्टर्स कौन कौन से इंडिया में? अमोनिया गैस लीक एट चेन्नई 2024 में जो हुआ था, साइक्लोन मिचोंग के कारण जो हुआ था। फिर वाइजैक गैस लीक है जो 2020 में हुआ था LG पॉलीमर्स में, स्टाइरीन गैस का लीकेज। फिर तुगलकाबाद गैस लीक जो 2017 में हुआ था। ठीक है, फिर रीजंस क्या है केमिकल डिज़ास्टर्स के लिए? प्रोसेस एंड सेफ्टी सिस्टम्स फेलियर ड्यू टू ह्यूमन, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एरर्स, induced effect of natural calamities, hazardous waste processing disposal, terrorist attack और unrest leading to sabotage. फिर impact of chemical disasters की बात की जाती है तो health, environmental, crop health और bio accumulation। तो health में देखेंगे तो exposure to toxic chemicals can lead to reproductive health of women, impact कर सकती है उनको, respiratory issues, cancer और genetic mutations। फिर इन्वायरमेंटल की बात करें तो सॉइल, वाटर और एयर कंटामिनेशन हो सकता है, फर्दर डिस्टर्बिंग इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। क्रॉप हेल्थ की बात करें तो एक्सपोजर टू हैजार्डियस केमिकल्स डैमेजेस प्लांट सेल्स, इनहिबिट्स फाइटोसिंथेसिस, स्टंटिंग ग्रोथ एंड डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। फिर बायो एक्यूमुलेशन की बात करते हैं तो रिलीज टॉक्सिन्स कैन एंटर फूड चेन लीडिंग टू बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड देख लेते हैं। CH3NCO इसका फॉर्मूला है।
वोलाटाइल कलरलेस लिक्विड है दैट इज एक्सट्रीमली फ्लेमेबल, पोटेंशियली एक्सप्लोजिव व्हेन मिक्स्ड विथ एयर, reacts with water giving off heat and producing methylamine and carbon dioxide. Liquid and vapor are toxic when inhaled. इनिशिएटिव्स क्या के लिए गए केमिकल डिजास्टर्स को टैकल करने के लिए? NDMA की गाइडलाइंस है, एक्सप्लोजिव्स एक्ट है 1884 का, और केमिकल एक्सीडेंट इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स रूल्स हैं. ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं अदर डिजास्टर रिलेटेड न्यूज़ में. स्पॉन्ज सिटी पढ़ेंगे. द emerging concept and construction of sponge city is an effective approach to solving urban floods. अब स्पॉन्ज सिटी क्या है? इट रेफर्स टू सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग फ्लड कंट्रोल, वाटर कंजर्वेशन, वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड नेचुरल इकोसिस्टम प्रोटेक्शन. एग्जाम्पल इसमें क्या क्या है? ग्रीन रूफ्स है, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स है, इंक्रीज ट्री कवर है. ठीक है, फिर बेनिफिट्स क्या है? इंक्रीज एयर ह्यूमिडिटी, रेगुलेट अर्बन माइक्रो क्लाइमेट एंड रिड्यूस पब्लिक हेल्थ रिस्क. तो ये तीनों चीज़ को रेगुलेट करता है. अब स्पॉन्ज सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड की बात करें तो तिराना इन अल्बानिया इज़ क्रिएटिंग अ रिंग फॉरेस्ट टू क्लीन द एयर. बर्लिन्स यूज़ ऑफ ग्रीन रूफ्स एंड वर्टिकल गार्डन्स. तो ये सब एग्जाम्पल हैं स्पॉन्ज सिटी के. ठीक है, फिर कवचम की बात करते. केरला हैज़ लॉन्च केरला वार्निंग्स क्राइसिस हैजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में कवचम बोला है, CAWACHAM, फॉर रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट्स. तो किसने लॉन्च किया है? केरला ने. अब बस इतना ही ध्यान रख लो, वर्ल्ड बैंक से सपोर्टेड है और इसमें ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, इसमें नहीं याद रखना है. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं ज्योग्राफी वाले व्यू पॉइंट पे. तो उसमें है इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट, इसके बारे में पढ़ेंगे. रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ मॉडल टू अंडरस्टैंड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट. ये नया कॉन्सेप्ट है. ठीक है, न्यू. इसमें क्या होता है? रिबन ऑफ इंटेंस 100 किलो एम्पियर करंट फ्लोइंग इन द अर्थ्स आइनोस्फीयर, अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में एट 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड. तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट क्या है? मतलब इक्वेटोरियल रीजन में करता है, ब्लो करती है विंड, टाइप ऑफ विंड है, मतलब टाइप ऑफ एक विंड ही बोलना चाहिए. इंटेंस 100 किलो एम्पियर का करंट है. ठीक है, जो आइनोस्फीयर में ब्लो करता है. ये नॉर्थ साउथ विंड की बात करें इसकी, तो ये फ्यू 100 किलोमीटर्स की होती है, अराउंड 600 किलोमीटर्स. लोकेशन ऑफ जेनेसिस क्या है? फॉर्म्ड इन अर्थ्स मैग्नेटिक इक्वेटर. तो अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर में बनती है, वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रन पैरेलल टू द अर्थ सर्फेस. तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अर्थ के पैरेलल रहती है, लीडिंग टू एन इंटेंस करंट डेंसिटी इन आइनोस्फीयर. फिर पाथ ऑफ ट्रैवलिंग क्या है? जो EEJ है वो ट्रैवल्स अलॉन्ग मैग्नेटिक इक्वेटर. टिपिकली EEJ करंट फ्लोज ईस्टवर्ड ड्यूरिंग द डे एंड रिवर्सेस डायरेक्शन इन द नाइट टाइम एंड प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक सिग्नेचर बोथ ऑन द ग्राउंड एंड इन स्पेस. ठीक है, फिर मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? लाइन ऑफ जीरो मैग्नेटिक डिप है, जहाँ पे जीरो मैग्नेटिक डिप है, meaning that a magnetic needle has no dip at these points. यहाँ पे मैग्नेटिक निडल का कोई डिप नहीं होता है. Unlike Earth's geographic equator, the magnetic equator is not fixed but slowly changes. The geographic equator is a great circle around the Earth and it means fixed at 0 degree latitude. अब effects of EEJ क्या है? Intensifies Earth's geomagnetic field near equator. EEJ disruptions impact power infrastructure and electricity monitoring system across equatorial regions. Significance क्या है मॉडल का? Understand the EEJ's impact on orbiting satellite, global navigation system based navigation positioning, satellite communication links as well as electrical power grid. Terms and concepts in the news. तो उसमें depression, Esleda, El Nivalis Alto, DANA. Recent catastrophic flash floods in Spain are attributed to DANA. अभी स्पेन में फ्लैश फ्लड्स आए. ठीक है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है. तो DANA क्या एक फिनोमिना है इन विच अ मास ऑफ वेरी कोल्ड पोलर एयर बिकम्स आइसोलेटेड. जो मास ऑफ कोल्ड पोलर एयर है वो आइसोलेटेड हो जाती है फ्रॉम पोलर जेट स्ट्रीम एंड बिगिनस टू सर्कुलेट एट वेरी हाई एल्टीट्यूड. तो 5 से 9 किलोमीटर के आसपास सर्कुलेट करने लगती है. फॉर्म्स इंडिपेंडेंटली ऑफ पोलर और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स अनलाइक कॉमन स्टॉर्म्स. When it collides with warmer, more humid air in the Mediterranean Sea, it generates strong storms, especially at the end of northern summer and beginning of autumn. Unlike a common storm which moves eastward, DANA can remain stranded in the same place. तो सेम प्लेस में रह सकती है वो. ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट बॉम्ब साइक्लोन. रिसेंटली अ बॉम्ब साइक्लोन स्ट्रक नॉर्थ वेस्टर्न USA एंड वेस्टर्न कैनेडा. कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न USA और वेस्टर्न कैनेडा में. अब बॉम्ब साइक्लोन की बात करते हैं तो ये बॉम्बोजेनेसिस भी बोलते हैं इसको. It describes a mid-latitude cyclone, low pressure region intensifying rapidly over a 24-hour period. Witness a drop in their central air pressure to at least 24 millibars in 24 hours.
Majority of these occur over the ocean and can be tropical or non-tropical in nature, usually coupled with weather events ranging from blizzards to severe thunderstorms to heavy precipitation. ठीक है, ब्लिजार्ड से लेके सीवियर थंडरस्टॉर्म भी हो सकता है, हैवी प्रिसिपिटेशन भी हो सकता है. फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन ओशियन डाइपोल. ये 2017 में क्वेश्चन नंबर 16 में आया है. स्टडी फाइंड्स मैनग्रोव डाईबैक्स इन मालदीव्स, मतलब मैनग्रोव की डेथ हो रही है लिंक टू सी लेवल राइज, क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है और एक्सट्रीम इंडियन ओशियन डाइपोल हो रहा है. अब इंडियन ओशियन डाइपोल देख लेते हैं. ये क्लाइमेट फिनोमिना है बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडियन ओशियन. तो जैसे इंडियन ओशियन के ये वाले रीजन में, ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में जब डिफरेंस आता है सी सरफेस टेम्परेचर में, तो उसके हिसाब से इंडियन ओशियन डाइपोल होता है. तो पॉजिटिव फेज़ होता है उसका और एक नेगेटिव फेज़ होता है. तो पॉजिटिव फेज़ में क्या होता है, वार्म वाटर्स आर पुश टू वेस्टर्न इंडियन ओशियन और कोल्ड वाटर्स रहते हैं ईस्टर्न में. हाई टेम्परेचर अलॉन्ग द कोस्टल अफ्रीका कॉज हैवी रेन्स. तो जब वेस्ट साइड वार्म वाटर रहेंगे तो अफ्रीका में रेनफॉल होगी और ड्रॉट रहेगा ऑस्ट्रेलिया में, और नेगेटिव फेज़ में रिवर्स हो जाता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट है इंडियाज़ कोस्ट लाइन कैलकुलेटेड, इंडियन रिकैलकुलेटेड. तो इंडियाज़ कोस्ट लाइन हैज़ बीन रिकैलकुलेटेड फ्रॉम 7516 किलोमीटर इन 1970. तो अभी बोला 11,098 किलोमीटर है 23-24 में, रिफ्लेक्टिंग अ 48%